हमारा शरीर अंदर उसमें क्या हो रहा है, ये किसी भी वक्त पूरी तरह से पता लगना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम अगर स्वस्थ रहने की कोशिश भी ना करें और ये सोच लें कि जब होना ही है, या इनको हुआ तो हो जाएगा मुझे भी, या इनको हो गया तो ये चीजें काम नहीं करती, ये सोच गलत है। मरना हम सभी को है, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अमर होके आया है। एम आई राइट? जब हम सभी को मरना है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बैठ के मौत का इंतजार करेंगे। हम इतनी तो कोशिश कर सकते हैं ना कि हम जब तक जिए तब तक स्वस्थ रह करके जिए। अपनी तरफ से तो कोशिश कर सकते हैं। फिर बाकी का शरीर के अंदर क्या हो रहा है और ऊपर वाले के हाथ, दोनों जो अपने बस में वो तो कर सकते हैं ना। तो आप ये सोच करके बैठे, हम सिर्फ कैंसर प्रिवेंशन की बात नहीं कर रहे हैं आज, हम हर बीमारी को प्रिवेंट करने की बात करेंगे। क्योंकि रूल सब बीमारियों के लिए सेम ही है। शुरुआत छोटी बीमारी से होती है, बड़ी होते होते वो बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाती है। रूल्स सबके लिए सेम है। हाँ, क्योंकि कैंसर अवेयरनेस पर बात कर रहे हैं, तो कुछ चीजें कैंसर रिलेटेड आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। कैंसर है क्या? कैंसर में जब सेल्स लगातार मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और आपने ये भी सुना कि सेल्स मरते भी हैं और सेल्स, नए सेल्स बनते भी हैं। जब हम बहुत छोटे होते हैं ना, बच्चों का आपने देखा होगा कितनी जल्दी ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गया, बड़े होते चले गए, हर साल बड़े होते जाते हैं। वो क्यों होते जाते हैं? उनके नए सेल्स ज्यादा बन रहे हैं और पुराने सेल्स की डेथ कम हो रही है। जब युवा हो गए, अडोलेसेंट हो गए, तो क्या होता है, ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है, हाइट बना बंद हो जाती है, सिर्फ वजन बढ़ता है, मसल्स वगैरह भी एक तरह से बन जाती हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा नहीं बनती हैं। तो तब क्या होता है, तब जितने सेल्स नए बन रहे हैं उतने ही सेल्स की डेथ हो रही है, तो बराबर। तो इसलिए ग्रोथ नहीं हो रही है लेकिन मेंटेन। पर हम जैसे जैसे वृद्धावस्था मतलब बड़ी उम्र की तरफ पहुंचते जाते हैं, तो प्राकृतिक तरीके से हमारे नए सेल्स थोड़े कम बनते हैं और पुराने सेल्स की डेथ ज्यादा होने लगती है। अब जब नए सेल्स की ग्रोथ भी साथ साथ ज्यादा होती रहे और वो डैमेज होते रहें, तो कैंसर होता है। सो बेसिकली कैंसर है बहुत सारे सेल्स की ग्रोथ। इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कैंसर अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, कैंसर प्रिवेंशन अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल कैंसर के इलाज की बात नहीं कर रही हूं। मैं यहाँ पर आपके साथ में सिर्फ प्रिवेंशन, बचना कैसे, उसकी बात करूंगी। बचने के लिए ऑफ कोर्स सिम्टम्स पता होने चाहिए। कैंसर के सिम्टम्स दूसरे सिम्टम्स से, लक्षणों से अलग नहीं है। आप देखेंगे त्वचा के नीचे गांठ, गांठ कैसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कैंसर वाली गांठ हो। तो एक साधारण सिम्टम भी, साधारण लक्षण भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो त्वचा के नीचे गांठ हो सकती है, त्वचा वहां से मोटी हो सकती है, वजन में बदलाव आ सकता है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, मतलब मैं कोशिश ही नहीं कर रही कम करने की फिर भी कम हो रहा है, या मैं बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही फिर भी बढ़ रहा है। थकान महसूस हो रही है, सिर्फ रात में मुझे बुखार आता है, सिर दर्द हो रहा है, या और किसी बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा है, आंखों की रोशनी में अचानक से बदलाव हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, मेरा जो शौच का जो तरीका है वो बदल रहा है, मतलब मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या लूज मोशंस हो रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता था कि मुझे दिन में 4-5 बार पॉटी करनी पड़ती थी। कोई भी ऐसा असाधारण बदलाव आपके लिए कैंसर का लक्षण हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये सारे लक्षण कैंसर के हों। थकान, बुखार में भी थकान होती है, वायरल इन्फेक्शन में भी थकान होती है, उसमें भी भूख में कमी आती है। तो आप हर लक्षण को कैंसर का लक्षण ना समझें, लेकिन अगर बाकी दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं तो हो सकता है कि इसकी तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं। कैंसर का पता लगाने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, क्योंकि अलग अलग बॉडी पार्ट के कैंसर के लिए अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। लेकिन बेसिकली दो बहुत बड़े टेस्ट होते हैं और इनका आपको
पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि अवेयरनेस की बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है, आपको पता होना चाहिए। पहला टेस्ट जिसको बोलते हैं बायोप्सी। बायोप्सी में क्या करते हैं, जो एबनॉर्मल सेल्स एबनॉर्मल कैसे हो जाते हैं या एबनॉर्मल सेल्स क्या हैं, तो जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उनके सैंपल को डॉक्टर या पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे देखता है और बताता है कि भाई ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल सेल्स हैं। दूसरा होता है, उसको बोलते हैं पेट स्कैन, पीईटी, पेट स्कैन। पेट स्कैन में क्या होता है, आपकी बॉडी में रेडिएटिव शुगर, चीनी को सर्कुलेट किया जाता है और उसके बाद आपकी स्कैनिंग की जाती है। जिन जो जो सेल्स उसमें चमक जाते हैं, रेडिएटिव ग्लूकोज, रेडिएटिव शुगर को, रेडिएटिव शुगर मतलब जिसमें रेडिएशन, आपने देखा होगा ना, फ्लोरेसेंट लाइट, जो फ्लोरेसेंट स्टार्स जो रात में अंधेरे में जिनको जो जगमगा जाते हैं, तो वो रेडिएटिव है। सो रेडिएटिव शुगर को पास किया जाता है और फिर देखा जाता है वो सेल्स जो शुगर लेकर के जिनमें चमक आ रही है, जो बढ़ रहे हैं, वो कैंसर के सेल्स होते हैं। ये प्रोसेस है। मैं चीनी, आप याद रखिए, चीनी से पता चलता है कि कैंसर कौन से सेल्स में है। इसका मतलब आपको आगे जो मैं बात करूंगी उससे आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी आप लोग बीच में हैंड रेज ना करें प्लीज, सेशन चल रहा है, समझें और नोट करें। जैसा निधि ने आपसे कहा, कैंसर सेल्स या एबनॉर्मल सेल्स हम सबके शरीर में हैं। अब किसको कैंसर है और किसको नहीं है, इसके बीच का अंतर सिर्फ एक है, वो है हमारी इम्यूनिटी। बस यही सबसे बड़ा अंतर है। हाँ, इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए काम बहुत सारे करने पड़ेंगे। तो पहले तो ये समझते हैं कि प्रॉब्लम हो कहाँ रही। तो जब तक इम्यूनिटी मजबूत मजबूत है, जब तक हमारी स्वस्थ कोशिकाएं सारी रोगग्रस्त कोशिकाओं को हरा रही है, ढिशुम ढिशुम, तब तक हम रहेंगे स्वस्थ। अब तो कैसे, क्या कंट्रोल करो, कैसे इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना करके रखो। पहले ये तो पता चले कि इम्यूनिटी कम हो क्यों रही है, क्या कर रही हूं मैं ऐसा कि इम्यूनिटी कम हो रही है। तो कुछ फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसा निधि ने अभी आपको बताया, कुछ जो हमारे कंट्रोल में फैक्टर्स नहीं है और जो कंट्रोल में फैक्टर्स हैं। कुछ फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में हैं, और मेरा प्रिंसिपल ये है कि जो हमारे कंट्रोल में हो उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए। पहला फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर, चीनी। चीनी की लत जो है वो कोकीन से भी ज्यादा भयंकर है, और कैंसर और चीनी सबसे गहरे दोस्त हैं। कैंसर पलता ही चीनी की वजह से है, इसलिए कैंसर को पता करने के लिए भी चीनी का यूज किया जाता है। चीनी किस किस में है ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये देखिए, लास्ट लाइन देखिए आप, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने ये बताया है, एक एवरेज इंडियन दिन में 24 चम्मच चीनी खाता है। चीनी में, आप चाय में, इसमें सारी चीनी है, चाय की चीनी, जूस की चीनी, आपके मिठाई की चीनी, आपकी ब्रेड में चीनी, आपके मैदे में चीनी, पराठे में चीनी, चपाती में चीनी, सबकी चीनी मिला करके 24 चम्मच चीनी खाते हैं हम। और आपको बता दूं, आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच चीनी होनी चाहिए आपके पूरे खून में। सो अब आप बोलेंगे मैं तो चीनी खाता ही नहीं। अब मैं यहाँ आपको यह बताने वाली हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखा रही हूँ कैसे चीनी छुप छुप के हमारे खाने में आती है। जिस भी प्रोडक्ट के लेबल पर आपको चीनी, शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, जिसके पीछे OSE लिखा हुआ है, वो चीनी है। अब आप देखिए, ये चॉकलेट का एक रैपर है, एक न्यूट्रिशन लेबल है, आप देख सकते हैं। पहला है लिक्विड ग्लूकोज, चीनी। दूसरा है शुगर, चीनी। तीसरा है इन्वर्ट शुगर, चीनी। पहले तीनों इंग्रेडिएंट्स चीनी, अलग अलग नाम से चीनी। और आपको ये पता होगा कि रूल के हिसाब से जो सबसे ज्यादा इंग्रेडिएंट डलता है ना किसी भी प्रोडक्ट में, सबसे पहले लिखा जाता है। अब पहला, दूसरा, तीसरा, सारे प्रोडक्ट, सारे इंग्रेडिएंट्स चीनी है।
और हमें क्या लगता है थोड़ी सी चीनी थी, क्योंकि एड में तो ऐसा ही दिखाया था। दूसरा चॉकलेट देखिए आप, मिल्क चॉकलेट, उसके बाद चीनी, और आपको लगेगा हाँ चॉकलेट तो चीनी वाला ही है ना। आगे देखते हैं, चोको पाए, पहला इंग्रेडिएंट व्हीट फ्लावर, गेहूं का आटा, दूसरा इंग्रेडिएंट चीनी। ओरियो बिस्किट, पहला इंग्रेडिएंट मैदा, तीसरा दूसरा इंग्रेडिएंट चीनी। आगे दिखाती हूं मैं आपको, सॉफ्ट ड्रिंक, एक ही तो पी थी, 300 ml ही तो थी। पहला इंग्रेडिएंट क्या है, पानी, कार्बोनेटेड पानी, और दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है, चीनी। मैं बाकी का लेबल तो पढ़ ही नहीं रही, उसमें बहुत सारी नुकसान वाली चीजें, मैं तो सिर्फ अभी चीनी के संबंध में आपसे बात कर रही हूँ। फ्रूट जूस, जिसको हम देखते हैं रियल फ्रूट डला है और बच्चों को हम पकड़ाए जाते हैं टेट्रा पैक, और उनका देखिए आप हाल। पहला इंग्रेडिएंट है पानी, दूसरा इंग्रेडिएंट चीनी। फ्रूट जूस की बात हो रही है, फ्रूट का तो नाम भी तीसरे लेवल पर आया है। आगे देखिए, फास्ट फूड, ये आइसक्रीम का पैक दिखा रही हूं मैं आपको। पहला इंग्रेडिएंट है मिल्क सॉलिड, दूसरा इंग्रेडिएंट है चीनी, और उसके बाद देखिए क्या लिखा है, रिपल। रिपल क्या है, वाटर, शुगर, डेक्सट्रोज, पेक्टिन, साइट्रिक एसिड। पानी है, शुगर है, डेक्सट्रोज एक तरह की चीनी। अब आपको लगेगा ये सब तो मीठी चीजें थी, ये देखिए सॉस, आपने कभी नहीं सोचा होगा सॉस में चीनी। सॉस में पहला इंग्रेडिएंट है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, यानी चीनी, पहला इंग्रेडिएंट है। ये देखिए, हाइंस टमेटो केचप, क्या है, टमेटोज, टमेटो केचप, विनेगर, शुगर। ये है नटेला, शुगर। जैम, कॉर्नफ्लेक्स, जैम देखिए पहला इंग्रेडिएंट शुगर, फ्रूट जैम है, पहला इंग्रेडिएंट शुगर है। यहां देखिए केलॉग्स का कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नग्रिट्स, दूसरा इंग्रेडिएंट शुगर, उसके बाद हनी भी डला हुआ। ब्रेड और बिस्किट, एक गुड डे बिस्किट आप देख सकते हैं, पहला इंग्रेडिएंट है मैदा, दूसरा इंग्रेडिएंट है पाम ऑयल, पाम ऑयल अभी दिखाऊंगी मैं आपको, और उसके बाद तीसरा इंग्रेडिएंट है शुगर। ब्रेड, ब्रेड में कौन चीनी डालता है, पहला इंग्रेडिएंट मैदा, दूसरा इंग्रेडिएंट शुगर। ये सब जा रहा है। दूसरा फैक्टर जो हमारे नियंत्रण में है वो है पाम ऑयल, बहुत सारी सैचुरेटेड फैट्स, इनफैक्ट पाम ऑयल सब गर्म करते ही कैंसर की रिस्क को बढ़ा देता है। ये इंसानों के सेवन के लिए बना ही नहीं था, और आजकल सारे प्रोडक्ट्स पाम ऑयल के बनते हैं। ये देखिए आप, नूडल्स, मैगी, पहला इंग्रेडिएंट मैदा, दूसरा इंग्रेडिएंट पाम ऑयल। ये भुजिया, ये देखिए आप, पाम ऑयल। वेजिटेबल ऑयल, ब्रैकेट में लिखा है कॉटन सीड कॉर्न एंड पामोलिन ऑयल। पिज्जा, पाम ऑयल। ये आटा ब्रेड, मैदे की ब्रेड नहीं है, आटे की ब्रेड है, लेकिन क्या डला है, पाम ऑयल। तीसरा इंग्रेडिएंट खराब कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, अच्छे भी चाहिए, खराब नहीं चाहिए। खराब वाले कौन से हैं, ये सब खराब वाले हैं, ब्रेड, पास्ता, सफेद चावल, गेहूं, मैगी, मैदा, ये सब खराब वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अच्छे वाले कौन से हैं बताती हूं मैं आपको। चौथा, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट आहार, जिसमें पोषक तत्व नहीं है, तो फोलेट नहीं है, बी ग्रुप विटामिन नहीं है, तो हमें कैंसर का खतरा बढ़ता है। विटामिन डी की कमी है तो सभी प्रकार के कैंसर का खतरा बढ़ता है। चौथा, नींद, अगर आप नींद पूरी नहीं ले रहे हैं ना, तो आपकी तनाव बढ़ता है शरीर में, आप बहुत अनहेल्दी खाने की आपकी लालसा बढ़ती है, इच्छा बढ़ती है, और इससे क्या होता है, हमारे सेल्स की जो नेचुरल रिदम है वो बाधित हो जाती है। आपने देखा होगा अगर आप रात को जगे रहें, आप में से कोई भी रात को जगे रह करके बिना खाए नहीं जगा रहता। जब आप जगे रहते हैं, आप नींद की कमी होती है, तो आप पक्का कुछ ना कुछ हेल्दी नहीं खाते, अनहेल्दी खाते। मैं सारे वो फैक्टर्स बता रही हूं जो आपकी जिंदगी की, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं।
अगर आपको अब तक लगा कि तंबाकू तो मैं नहीं खाता, शराब तो मैं नहीं पीता, स्मोकिंग सिगरेट तो मैं नहीं पीता, तो ये वो फैक्टर्स हैं जो हम रोजाना हम कर रहे हैं ये गलतियां। अधिक नमक का सेवन, कितनी चीजों में नमक है। अगर मैं वापस आपको वो पैक शॉट्स दिखाऊं ना, सब में आपको शुगर के बाद सॉल्ट दिखाई देगा इंग्रेडिएंट। कितने सारे हम ऐसे, कौन से वाले, तंदूरी वाले खाना, तंदूरी पनीर टिक्का, तंदूरी चिकन, तंदूरी ये जो आग पर सीधा पकते हैं, और ये सारे जले हुए झुलसे हुए आग पर पका हुआ खाना जो हम ये सोच कर खा रहे हैं कि बहुत हेल्दी है। मतलब अगर आप हेल्दी चीज को, मशरूम जो हेल्दी है, उसको भी अगर आप तवे पे पका करके तंदूरी की तरह खा रहे हैं, तो वो आपके कैंसर का खतरा बढ़ा रहा है। एसिडिटी बहुत बड़ा कारण है। एसिड जो है वो शरीर में कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने में हेल्प करता है। ये वो वातावरण देता है कि यस बॉस, कैंसर सेल्स जितना चाहे उतना बढ़ सकते हैं। जितना ज्यादा आपकी बॉडी अल्कलाइन रहेगी, एसिडिटी कम होगी, उतना ज्यादा आपके शरीर में कैंसर के सेल्स की ग्रोथ कम होगी। लंबे समय तक हम लोग जो है कब्ज के अगर शिकार रहते हैं, मतलब क्रोनिक रहता ही है मुझे तो कब्ज, तो थोड़ा थोड़ा टेंशन होना चाहिए आपको। ये रिस्क बन सकता है आपके लिए। मोटापा, अगर मोटापा है तो 13 प्रकार के कैंसर का खतरा है आपको। डायबिटीज है तो भी खतरा है। सक्रिय धूम्रपान जिस पर हम बात कर चुके हैं, तंबाकू पर हम बात कर चुके हैं, शराब पर हम बात कर चुके हैं, तनाव और दूसरों के प्रति कड़वाहट, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हम तनाव में रहते हैं और दूसरों के प्रति कड़वाहट रखते हैं, अरे इसके साथ ऐसे कैसे हो गया, मेरे साथ तो नहीं हुआ, अच्छा ज्यादा ही एटीट्यूड है, ज्यादा ही पैसे कमा रहे हैं, पक्का कुछ गलत कर रहे होंगे, ये जो फीलिंग्स रहती है ना हमारे अंदर, इससे हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम अपने अंदर कड़वाहट भर रहे हैं, जिस जो इन्फ्लेमेशन बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। अत्यधिक धूप, लेकिन लोग तो बोलते हैं कि धूप में रहना चाहिए। तो आगे मैं बताऊंगी आपको धूप में कब रहना चाहिए और कब नहीं रहना चाहिए। स्वच्छता का अभाव, हाइजीन का जब अभाव होता है, आपको निधि ने बताया कि बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर सकते हैं हमारे शरीर में। ये सब पनपते कब हैं, जब हम अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं। ये फैक्टर्स हैं जो बाहर के हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, तो इन पर हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो कंट्रोल में है उसको हमें ठीक करना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आपके परिवार में हिस्ट्री रही है तो आपकी कैंसर की रिस्क थोड़ी ज्यादा है। अगर आप पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, मतलब मैं तो स्मोकिंग नहीं करती, लेकिन मेरे आसपास लोग स्मोक कर रहे हैं और मैं वो धुआं ले रही हूं, तो 70 से अधिक कैंसर पैदा होने वाले रसायन होते हैं स्मोक में। तो अगर ये आपके बस में है कि आप वहां से हट जाएं, तो हट जाइए। प्रदूषण बहुत बड़ा फैक्टर है, और रेडिएशन, पर ये सब हमारी कंट्रोल के थोड़े बाहर के फैक्टर्स हैं, तो इन पर आज हम बात नहीं कर रहे हैं। हम उन पर बात कर रहे हैं मैं क्या ठीक कर सकती हूँ, कम से कम मैं तो वो ठीक कर लूं जो मेरे बस में है। तो अब बचाव के लिए करना क्या है, ऑब्वियसली इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है। कैसे करूं मैं, क्या करूं? और यहां मैं चाहती हूं आप हर पॉइंट नोट करें प्लीज। पहला, वजन को हेल्दी बनाकर रखें, मतलब ना तो आप बहुत पतले दुबले होने चाहिए, ना आप बहुत मोटे होने चाहिए। आप नॉर्मल हेल्दी वेट को बना करके रखें। ये आपका बॉडी स्कैनर आपको बता देगा कि आप कितना ज्यादा ओवरवेट हैं। दूसरा, खान पान की आदतों को बदलें। मैं बात कर रही हूं कितनी बार खाना है, हम जितनी बार भी आप खा रहे हैं ना, प्लीज कम करें। कितनी बार खा रहे हैं, दिन में 3 बार से ज्यादा मत खाइए। जब हम 6 से 8 बार खाते हैं, खाते ही जाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उन सेल्स को बोल रहे हैं भैया बढ़ो, तुम बढ़ो, तुम ग्रो करो। और ग्रोथ ही कैंसर है। सो ग्रो नहीं करवाना है सेल्स को बहुत ज्यादा। सो आप
कम खाइए, दिन में 3 बार से ज्यादा मत खाइए, और सप्ताह में 1 बार अगर आप 24 घंटे व्रत कर लेंगे तो आपके जो अच्छे सेल्स है ना, जिनको भूख लगेगी और खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, वो जाएंगे और आपके जो खराब सेल्स हैं, डैमेज्ड, डिजीज्ड, उनको जा करके खाएंगे। तो क्या होगा, आप ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। और अगर आपको लगता है सप्ताह में 1 बार फास्ट करना तो पॉसिबल नहीं है, कम से कम इंटरमिटेंट फास्टिंग तो कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग में करना क्या है, 16 घंटे तक तो आपको कुछ नहीं खाना है। 16 घंटे कौन से, वो आप डिसाइड कर लें। रात के 10 घंटे हो गए, उससे पहले की कितने और उसके बाद के कितने, वो आपका डिसीजन है। 16 घंटे मत खाइए, 8 घंटे की जो विंडो है उसी में खाइए। जैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप शाम को 7 बजे के बाद नहीं खाएंगे, तो 7 बजे से 16 घंटे कब होते हैं, सुबह 7 बजे तक 12 घंटे, और 4 और ऐड कर दीजिए 11 बजे। तो आप 11 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे, आज रात को 7 बजे से लेके कल सुबह 11 बजे तक कुछ मत खाइए। फिर 11 से 8 घंटे मतलब वापस कितना बज गए, 7। तो सुबह के 11 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक 2 बार खाइए बस। 11 बजे खा लीजिए, शाम को 7 बजे खा लीजिए, उसके अलावा मत खाइए। ये मैं आपको तरीके बता रही हूँ स्वस्थ रहने की, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के। माने या ना माने, ये डिसीजन आपका है। नींद, लगातार नींद लेने की कोशिश करें। ये नहीं कि 2 घंटे ली फिर सुसु करने उठना पड़ा, 2 घंटे ली फिर मेरी नींद अचानक से खुल गई तो मैं मोबाइल लेकर के बैठ गई या मैं कोई किताब पढ़ने लगी। कोशिश करें कि आप लगातार 6 से 8 घंटे की नींद लें। अंधेरे कमरे में सोइए, बिल्कुल लाइट नहीं आनी चाहिए। पर्दे चाहे तो मोटे लगा लीजिए, बिल्कुल लाइट ना आए, और अगर लाइट आती है तो आई मास्क का आप प्रयोग करें ताकि आपकी आंखों के सामने अंधेरा रहे। आपके जितने भी डिजिटल उपकरण हैं, टीवी है, मोबाइल है, जो भी आपका ध्यान भटका सकते हैं रात को, सबको अपने बेडरूम से बाहर रखिए प्लीज। अब आते हैं व्यायाम। प्रॉब्लम ये है, मेरे पास तो भाई टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का। आपने मुझे बता तो दिया कि मुझे व्यायाम करना है, पर मैं कब करूं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। मैं कर रही हूं इसलिए मैं गारंटी दे सकती हूँ ये पॉसिबल है। पहला, कोशिश करें कि आप रोज 45 मिनट चलें या तैरें या योगा करें या साइकिल चलाएं। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो कोशिश करें, अगर वो कर रहे हैं तो भी आप ये भी करें, हर 30 मिनट में आप ब्रेक लें और 3 मिनट के लिए टहलें। कुछ नहीं तो अपनी जगह पर खड़े होके ही हिल डुल लीजिए। हर 30 मिनट में 3 मिनट का ब्रेक लेना पॉसिबल है। उस 3 मिनट में आप थोड़ा टहलें और आप कुछ घूंट बैठ करके पानी पिए। इससे क्या होगा, आपकी पानी का इंटेक बढ़ेगा और आपकी बॉडी हिलेगी, मतलब शारीरिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे। फर्नीचर का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। कुर्सी पे बैठना है या टेबल का इस्तेमाल करना है, तो पलंग पे बैठना है, सोफे पे बैठना है, कम से कम इस्तेमाल कीजिए। इसका फायदा क्या होने वाला है, इसका फायदा ये होने वाला है, जब आप जमीन पर बैठेंगे और बार बार उठेंगे तो आपकी होने वाली एक्सरसाइज जिसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जापान में लोग अपने घरों में फर्नीचर बहुत कम रखते हैं, उनके यहाँ सारा फर्नीचर जमीन पे, चटाई पे बैठते हैं वो। और इसीलिए जापानीज लोग दुनिया में सबसे ज्यादा स्वस्थ और सबसे लंबी उम्र तक जीने वाले लोग होते हैं। उसका एक कारण ये है कि वो फर्श का इस्तेमाल नहीं करते, हर चीज जमीन पर बैठ करके करते हैं। हम भी ऐसा कर सकते हैं। किसी से पानी लाने के लिए या कुछ भी लाने के लिए, कुछ भी करने के लिए किसी और को मत कहिए, आप खुद उठकर जाइए ना। कितना आसान होता है, 1 गिलास पानी दे देना, ये जरा पेन पकड़ा दो, तो मेरा मोबाइल वहां रखा है दे दो, तो ये रिमोट दे दो प्लीज, ये टीवी का स्विच ऑन कर दो। तो आप खुद उठिए, खुद करिए। ये पॉसिबल है ना, ये तो रोज की जिंदगी में करना है, कोई अलग से कुछ काम करने के लिए नहीं कह रही मैं आपसे। आप कहीं जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, एक स्टॉप पहले पार्क कर दीजिए, एक स्टॉप पहले उतर जाइए, ताकि थोड़ा सा चलने का मौका मिले। जहां पर लिफ्ट है, अगर पॉसिबल है सीढ़ियां हैं, 2-3 फ्लोर सीढ़ियां चढ़ लीजिए, फिर लिफ्ट का यूज कीजिए।
भावनात्मक संतुलन को बनाए रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। आपकी लाइफस्टाइल मतलब खाना पीना थोड़ा गड़बड़ हो चलेगा, मगर इमोशनल हेल्थ गड़बड़ हो नहीं चलेगी। तो कभी भी अपनी गुस्से को दूसरों पर नहीं निकालना है। अपने गुस्से को देखें कि क्यों आ रहा है मुझे गुस्सा, क्या करूं इसके लिए, और उसके लिए स्टेप लीजिए। पढ़िए, गाना सुनिए, खेलिए, हंसिए, मेडिटेशन कीजिए। कोई हॉबी, कुकिंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ट्रैवलिंग, रीडिंग, कोई भी एक हॉबी, गिटार बजाना है, कोई भी एक हॉबी प्लीज पाल के रखिए। और संगत, हमेशा दूसरों को खुशी देने में समय व्यतीत कीजिए। आपके मन को अच्छा लगेगा। दूसरों को खुशी देने से आपके मन को खुशी मिलती है। यदि किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है और अगर आपको लगता है उसको बदलना मेरे कंट्रोल में, तो बदल लीजिए। और बदलना कंट्रोल में नहीं है तो माफ करिए, भूलिए, आगे बढ़ जाइए। उसको अपने मन में पाल के मत रखिए। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहती हूँ, हम सब डरते बहुत हैं। ये हो गया तो, वो हो गया तो, ऐसा हो गया तो। डरिए मत। ये विश्वास रखिए कि ईश्वर आपके सामने आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस भी देगा आपको। चुनौतियां कभी खत्म नहीं होंगी जिंदगी की। आपने देखा होगा, अगर आप पीछे मुड़ के अपनी जिंदगी में देखें, बहुत चुनौतियों का आपने सामना किया, लेकिन अचानक से उस वक्त पता नहीं हिम्मत कहां से आ जाती है। तो वो ऊपर वाला चुनौती देगा तो हिम्मत भी देगा, इसका विश्वास रखिए। और हमेशा कल्पना कीजिए कि आप स्वस्थ हैं, आप आनंद में हैं। आप अपने आप को हमेशा स्वस्थ ही देखिए। अब आते हैं आहार। बहुत ज्यादा चीजें नहीं बता रही हूँ, बता सकती हूँ पर आज नहीं बता रही हूँ। चीनी कम खाइए, नमक कम खाइए, पैक्ड फूड जो बंद होके आता है ना डिब्बे में, कम खाइए। पानी ज्यादा पीजिए और ऐसे ऐसी चीजें खाइए। अभी निधि ने आपको बताया प्लांट बेस्ड। आप पहचाने कैसे कि ये प्लांट बेस्ड है? पहचान सिर्फ ऐसे है, इसको मैं बोलूंगी प्राण युक्त खाना, जिसको अगर मैं आप बो दें जमीन में तो वो उग जाना चाहिए। दाल आप जमीन में बो देंगे तो उग जाएगी। फल सब्जी आप जमीन में बो देंगे तो उग जाएगी। मेवा, काजू उग जाएगा। सीड, खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज, सूरजमुखी के बीज आप जमीन में बो देंगे तो उग जाएंगे। जो चीज उग जाए उसमें प्राण है, वो चीजें खाइए। सूरज की रोशनी बहुत जरूरी है आपके लिए। गलत तरीके से हो जाए तो कैंसर है, सही तरीके से हो जाए तो इम्यूनिटी है। सही तरीका क्या है? आप कोशिश करें 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में धूप में ना निकलें। पर फील्ड वर्क है, निकलना भी जरूरी है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। निकलने से 30 मिनट पहले, कम से कम 30 मिनट पहले SPF 30 वाली सूरज की किरणों से बचने वाली क्रीम लगा करके निकलें। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं के लिए जरूरी है, ये पुरुषों के लिए भी जरूरी है। तो आप SPF 30, SPF 50 भी हो सकता है, SPF 70 भी हो सकता है, कम से कम SPF 30 वाली आधे क्रीम लगाएं। निकलने से आधे घंटे पहले लगाएं ताकि वो आपकी शरीर में, स्किन में, त्वचा में एब्सॉर्ब हो जाए। छाता हमेशा साथ रखिए। बारिश, नो बारिश, छाता सिर्फ बारिश के लिए नहीं, धूप के लिए भी जरूरी है। छाता साथ रखिए। छाता पॉसिबल नहीं है तो चौड़ी किनारे वाली टोपी पहनिए ताकि उसकी छाया में आपका शरीर जो है वो धूप से बच सके। धूप में पूरे कवर्ड कपड़े पहनिए, आपकी त्वचा पर धूप ना लगे। चश्मे पहनिए, धूप का चश्मा जरूर लगाइए ताकि आपकी आंखें बची रहें। स्वच्छता का ध्यान रखिए। रोज स्नान करना है क्योंकि हमें पसीना होता ही है, जर्म्स होते ही हैं। रोज स्नान करना है। रोज धुले हुए कपड़े पहनिए। अपने निजी अंगों, प्राइवेट पार्ट्स को धोइए, साफ कीजिए। पसीना कहीं भी इकट्ठा मत होने दीजिए। धुले साफ सुथरे कपड़े पहनिए। जो नई मम्मियां हैं, मतलब जो अभी मम्मी बनी हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है बच्चों को अपना दूध पिलाइए। एक बहुत बड़ी स्टडी में ये सामने आया, जिन मम्मियों ने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया उनके कैंसर की रिस्क आगे जाकर के बढ़ गई। सो प्लीज जरूर अपना दूध अपने बच्चों को पिलाइए।
अब आते हैं कौन से पोषक तत्व कैंसर से मदद कर सकते हैं। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एसिडिटी को कम करने में मदद करता है। मैं आपको एक छोटा वीडियो दिखाने वाली हूँ, देखिए कैसे कोल्ड ड्रिंक का पीएच और उसके अंदर जब हमने न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट डाला, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट डाला, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट डाला, कैसे उसकी एसिडिटी कम हो गई। देखिए आप ये वीडियो। सो ये वीडियो आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आप अपने यूजर्स को, अपने आसपास के लोगों को दिखा करके बता सकते हैं किस तरह से न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट आपके इसको एसिडिटी को कम करने में मदद कर सकता है। लाइकोपीन बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, फाइटो न्यूट्रिएंट है जो कैंसर पैदा होने से रोक सकता है, और न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन में डला हुआ है। इसी के साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही ज्यादा अच्छा न्यूट्रिएंट है। हर स्टडी बात करती है ओमेगा 3 फैटी एसिड कैंसर प्रिवेंशन के लिए, फ्री रेडिकल्स को नष्ट करता है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के जो असंतुलन जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है उसको ठीक करने में मदद करता है, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा में डला है। सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट कैंसर प्रिवेंशन न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन में डला है। फॉलिक एसिड बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है जो डीएचए को नुकसान पहुंचाने से बचाता है, न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन में डला है। विटामिन सी आपके शरीर को अल्कलाइन बनाने में बहुत मदद करता है, आपके शरीर में फैट के ऑक्सीडेशन को तेज करने में मदद करता है। तो ये न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन में डला है। प्रोबायोटिक्स आपके अंदर के सारे हानिकारक कीटाणुओं को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं, टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है। न्यूट्रीचार्ज बायो एज में डला है। करक्यूमिन ये हल्दी में का बायो एक्टिव कंपोनेंट है, कैंसर के सेल्स को मल्टीप्लाई होने से रोकता है। ये न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट में डला है। ल्यूटीन बहुत इंपॉर्टेंट कैरोटेनॉइड है जो कैंसर की रोकथाम में मदद करता है, न्यूट्रीचार्ज व्यू में डला है। गामा ओरिजिनॉल अभी आपने निधि को बात करते हुए सुना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो हेल्थ गार्ड में डला है। सो क्या सप्लीमेंट्स अब मैं आपके सामने रख रही हूँ, कैंसर प्रिवेंशन पैकेज। मेन के दो ऑप्शंस, पुरुषों के लिए दो ऑप्शंस, महिलाओं के लिए दो ऑप्शंस। न्यूट्रीचार्ज बायोएज, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो, न्यूट्रीचार्ज व्यू, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और गामा ओरिजिनॉल। ये कैंसर प्रिवेंशन पैकेज है पुरुषों के। ऑप्शन 2, इस ऑप्शन में हमने न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो की जगह न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट को रखा है। इसमें से जो भी टेस्ट, जो भी स्वाद सामने आपके यूजर को पसंद आए आप वो उन्हें ऑफर कर सकते हैं। महिलाओं के लिए कैंसर प्रिवेंशन पैकेज में न्यूट्रीचार्ज बायोएज, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो, न्यूट्रीचार्ज व्यू, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और गामा ओरिजिनॉल। न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो को हटा करके न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट भी आप दे सकते हैं, ये ऑप्शन 2। इसके अलावा मैं क्या दे सकती हूँ?
इसके अलावा भी आप बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं कैंसर प्रिवेंशन के लिए। हेल्थ गार्ड ऑयल, स्वच्छता के लिए सैनिटरी नैपकिन, इंटीमेट हाइजीन के लिए इंटीमेट वॉश, ये सब आप सजेस्ट कर सकते हैं। बिस्किट, नमकीन, मोरिंगा स्किन लोशन, सब सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बिस्किट में, हमारे नमकीन में पाम ऑयल का यूज नहीं होता, राइस ब्रान ऑयल का यूज होता है। ये आप पैकेज पे अपने ही पैकेट पर इंग्रेडिएंट लेबल आप देख लीजिए और आप सबको दिखा करके ये सेल कर सकते हैं कि हम राइस ब्रान ऑयल का यूज करते हैं। आपके देखिए कोटेड पीनट्स का पैकेट दिखा रही हूं मैं, राइस ब्रान ऑयल। ये मैं आपको दिखा रही हूँ मजेदार भुजिया का पैकेट, राइस ब्रान ऑयल। ये दिखा रही हूं मैं आपको क्रंची मूंग दाल का पैकेट, मेड इन राइस ब्रान ऑयल। ये दिखा रही हूं मैं चटपटे मिक्सचर का पैकेट, रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल। बिस्किट का पैकेट, जीरा बिस्किट, ये देखिए राइस ब्रान ऑयल। ये देखिए फाइबर रिच बिस्किट, ये देखिए राइस ब्रान ऑयल। आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन जो हमने शुरू किया है, सेहत साथी। अगर आपको लगे कि ये सब तो हो गया, पर मैं क्या करूं, मुझे तो ये भी प्रॉब्लम है, मुझे तो वो भी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, तो आपको आपकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति के हिसाब से हमारे क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट सलाह देंगे। ये हमने फैसिलिटी शुरू कर दी है, आप इसका यूज कर सकते हैं। ये सलाह बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है। आपकी सेहत की स्थिति के हिसाब से आपको क्या करना है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या आप इस पर ईमेल करके आगे बात कर सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कैसे करना है। आप न्यूट्रीचार्ज के किसी भी ट्रेनर से बात कर सकते हैं, वो भी आपको बता पाएंगी कि सेहत साथी का फायदा आपको कैसे उठाना है। फिर से मैं अपना सेशन यही बोल के खत्म करना चाहूंगी, मरना तो हम सबको है, कोई भी अमर होके नहीं है। ये डिसीजन हमें लेना है, मरने से पहले कितनी बार मरना है या मरने से पहले तक जीते ही रहना है, ये निर्णय सिर्फ और सिर्फ आपका है। मैंने निर्णय कर लिया है कि कोशिश अपनी पूरी करूंगी, मेरे बस में सिर्फ कोशिश करना है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। कोशिश पूरी करूंगी, आखिरी दम तक स्वस्थ रह पाऊं, ताकि हम सब मिल करके वो कर पाए जो हम करना चाहते हैं। ये डिसीजन आप सब भी ले सकते हैं। और अगर आप इस डिसीजन में मेरे साथ हैं कि नहीं, मुझे तो स्वस्थ रहना ही है, इसके लिए जो करना है सब करेंगे, तो फिर लेट्स रेज हैंड, वादा करिए मुझसे। अगर ऐसा है कि पैसे नहीं है मेरे पास में, मैं कैसे खरीदूं, मैं कैसे करूं, एक समोसा कम खाइए, एक पानी पूरी कम खाइए, एक शर्ट कम खरीदिए, एक साड़ी कम खरीदिए, एक जगह घूमने कम जाइए, मगर अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, आपने इतने ध्यान से सुना और आप सबने वादा किया मुझसे, और ये वादा आप मुझसे ज्यादा खुद से कर रहे हैं।